आप सबको। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि राजा राजा किस प्रकार सेनाएं रखने लगे थे। सबसे प्रारंभिक अवस्था में राजा किस प्रकार थे, हमने देखा था। ऋग्वेद में राजा किस प्रकार थे, राजा उपहार देते थे। राजा अपनी प्रजा से उपहार लेते थे, कबीलों के समूह में रहते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही उनका विकास हुआ, वो जन के राजा हुए, यानी जनपद के राजा हुए। और फिर जनपदों के राजा हुए, जन के राजा हुए, यानी कि छोटे छोटे समूह जो छोटे छोटे ग्राम के रूप में विकसित था। ग्राम तो उस समय नहीं था, उसका अस्तित्व नहीं था, लेकिन एक छोटा छोटा समूह था, उसे आज के रूप में हम ग्राम बोल सकते हैं। तो उस समय उस क्षेत्र के राजा थे, उस समय उस क्षेत्र के राजा थे। जब तक वे जन के राजा थे, उनके पास सेना नहीं थी। धीरे 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 वो अपने अपना जो क्षेत्र विस्तार करने लगे, अपना अपना क्षेत्र विस्तार करने लगे कबीले। अब वो जनपद के राजा हुए, जनपद के राजा हुए, तब उनके पास सेनाएं आने लगी। उन्होंने बड़े बड़े किले बनाने लगे। और जैसे ही वो जनपदों के राजा हुए, वो अपने पास बहुत बड़ी बड़ी सेना रखने लगे, बहुत बड़ी बड़ी सेना रखने लगे। हमने यह भी देखा कि राजा जो थे किस प्रकार यज्ञ के माध्यम से, अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से अपने अपना जो क्षेत्र विस्तार किया करते थे, अपना क्षेत्र विस्तार किया करते थे। अगर उनके अश्व को कोई पकड़ लेता था तो उसे वो युद्ध करते थे। अगर वो युद्ध में हार जाते थे तो फिर उन्हें अपने ये उस राजा के अधीन हो जाते थे। अगर जो राजा इनसे हार जाता है, वो इनके अधीन आ जाता था। तो इस प्रकार अब जो राजा होते थे, उनके पास सेना, उन्होंने सेना रखने लगा। तो सेना को रखने लगे, तो जब हमारे पास परमानेंट सेना होगी, तो हम उसे खाने पीने, उसे पैसे भी देंगे, उसे पेमेंट भी करेंगे, उसे वेतन भी देंगे। तो राजा सेना को क्या करने लगा, वेतन देने लगा। तो जब राजा सेना को वेतन देने लगा, तो उतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो फिर राजा ने अपनी प्रजा जिस क्षेत्र पर वह राज करता था, वहां पे ये उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया। टैक्स यानी कि कर। तो आज हम पढ़ते हैं कि राजा किस प्रकार टैक्स लगाते थे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। हमने देखा कि जब हम ऋग्वेद था, तो उस समय राजा छोटे छोटे क्षेत्र के थे। और वो अपने अपने उस समय उनके पास सेना नहीं होती थी। उस समय वो अपने उनके पास सेना नहीं होती थी, वो एक समूह के राजा होते थे। और जैसे जैसे उनका विकास होते गया, जैसे जैसे उनका क्षेत्र विस्तार होते गया, उन्होंने क्या किया, सेना रखने लगे। और जब सेना रखने लगे तो उन्हें नियमित वेतन देने लगे। और जब नियमित वेतन देंगे तो उनके पास पैसे कहाँ से आएगा। तो उन्होंने जिस क्षेत्र पर शासन किया, उस क्षेत्र के लोगों पर टैक्स आरोपण किया, टैक्स लगाने लगे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, और वो विशाल, बहुत विस्तृत। जैसे कि इसी को हमने पिछले, ये देखिए, ये कौशाम्बी का किला है। तो कौशाम्बी के किला की बहुत ऊंची दीवारें हैं। तो वो जो राजा थे, वो बड़े बड़े क्या हो, किले बनाने लगे और बड़ी सेना रखते थे। और वह बहुत बड़े बड़े सेना भी रखने लगे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब वो बड़े बड़े जब बिल्डिंग्स बनाएंगे, बड़े बड़े दीवार बनाएंगे, बड़े बड़े किले बनाएंगे, तो उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ेगी। जब सेना रखेंगे तो सेना को पेमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ेगी। उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी, इसीलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। अब सिर्फ हम सेना रख लेंगे तो उतनी बड़ी सेना को मैनेज करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो उसी सेना में एक हायरार्की होती है। कोई सिपाही होता है, कोई सिपाही का सचिव होता है, कोई सैनिक होता है जो उसको उसके संरक्षण में होता है। तो इस प्रकार उसमें भी बहुत सारे वर्ग होते हैं। तो जब उनको उनको संरक्षण करने, उनको देखभाल करने के लिए कर्मचारी होते थे। अतः महाजनपदों के राजा लोग राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब जैसे कर है, ये उपहार है, तो वो लोग उपहार कितने, जब प्रसन्न होगा या फिर ज्यादा अधिक हो, या फिर शौक से कोई उपहार कितना देगा। हमारे पास जब जैसे आज की लाइफ में हम उपहार कब देते हैं, जब हमारे पास ज्यादा हो जाता है, या फिर हम
बहुत खुश होते हैं, या फिर हम उतना ही जब नेसेसरी भी उपहार देना रहता है तो हम बहुत सीमित मात्रा में देते हैं। लेकिन जब उसे प्रत्यारोपित कर देते हैं कि आपको टैक्स इतना देना है, जैसे कि आज भी हम इनकम टैक्स देते हैं, तो इतनी कमाई पे आपको इतनी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो वो एक बाध्यता होती है कि आपको, जब अगर आप 3 लाख या 4 लाख से ज्यादा आपकी पेमेंट सैलरी है, तो आप इतना कर गवर्नमेंट को दोगे, तो गवर्नमेंट को उतना पैसा उससे मिल जाता है। और अगर हमें कहा जाए कि आप उपहार दीजिए, तो मैं हम उतना उपहार नहीं देंगे। तो राज्य सरकार भी सोचने लगी, जो जो महाजनपदों के राजा, उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया। फसलों पर कर लगाए गए, टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं। तो फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, पशुपालक को जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेट को और तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं देनी होती थी। जो आखेटक थे, जो शिकारी थे, और जो संग्राहक थे, जो जंगल में रहते थे, तो जो जनपद महाजनपद के राजा थे, उन्हें जंगल से जो जो वस्तुएं प्राप्त होती थी, उसे वो उपहार के रूप में देते थे। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि में के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए। अब जैसे जैसे महाजनपद आया, कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब जो फाल थे, जो पहले लकड़ी के थे, तो लकड़ी के फाल होने से क्या होता था, उससे अच्छी कुड़ाई मिट्टी की नहीं हो पाती है। आप देखते होंगे, जैसे मिट्टी के औजार रहते थे, कितने भी शार्प हो, वह लोहे के औजार से निम्न होते हैं। यानी कि लोहे के जो औजार होते हैं वह अधिक मजबूत होते हैं और बहुत ही अ, अच्छे से कार्य करते हैं और ज्यादा दिन तक कार्य करते हैं। जैसे लकड़ी के हैं होते हैं तो वो जल्दी सड़ जाते हैं, लेकिन लोहा जल्दी सड़ता नहीं है, क्योंकि लोहा में जंग लगता है, वो सड़ता नहीं है। तो लोहे के फाल लोहे के बनने लगे। जो अब हल चलाने का था, जो हल चलाते हैं उसमें जो फाल आप अभी देखते हो वो लोहे के होते हैं, तो पहले वो लकड़ी के होते थे। तो जैसे ही लोहे के फाल, तो अब मिट्टी की कुड़ाई अच्छे से होने लगी। जब मिट्टी की कुड़ाई ढंग से होने लगी, तो वहां पे उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ गया। अब कठोर जमीनें को जल्दी लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जाता था। इससे फसलें की उपज बढ़ गई। इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर रोपण शुरू किया। हो रहा है कि जो जो पहले उन्होंने जो पहले हुए लोग धान के बीज को छींट देते थे, और वो वर्षा पे निर्भर हो जाते थे। अब वो लोग उस प्रकार नहीं किया। अब उन्होंने एक सीमित क्षेत्र पे अधिक बीज को लगाया और उसे थोड़ा जगने दिया। थोड़ा देर जब ऊंचा बड़ा हो गया, तो उसको वहां से निकाल के उसे फिर से लगाना शुरू किया। यानी कि वो छोटे पौधे को खेतों में फिर से जगाना शुरू किया। इससे क्या हुआ उनका कि फसल बर्बादी में, जो धान की जो फसल होता है, जो बीज होता है, उसकी बर्बादी कम हुई। वो बीज की बर्बादी कम हुई। कम बीज में उन्हें अधिक उत्पादन हुआ। बीज जीवित रह जाते थे। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। अब पैदावार भी ज्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? अब आप बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को क्यों प्रोत्साहन देते होंगे? क्योंकि जितना अधिक फसल का उत्पादन होगा, राजा को कर उतना अधिक मिलेगा, और राजा को उतनी अधिक संपत्ति शक्तिशाली होगा। क्योंकि जब वो उसे ज्यादा कर मिलेगा, तो वो अपनी सेना पे, अपने किलों पे, अपने पे अपने राज्य पे ज्यादा खर्च कर पाएगा। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध। यहाँ देखिए मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। अब यहाँ देखिए मानचित्र 4 में हम फिर से एक बार देखते हैं और मगध को ढूंढते हैं। यहाँ देखिए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए ये है मगध। ये क्या है, मगध। यहाँ पे आपको कौन कौन से क्षेत्र मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पे गांधार है, यहाँ तक्षशिला है, यहाँ कुरु है, ये हस्तिनापुर है, पांचाल है, कौशल है, कौशाम्बी है, यहाँ पे
अवंती है, उज्जैन है, और यहाँ पे मगध है, वैशाली है, ये वज्जी है और अंग है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ, और जिसके 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 पास राजधानियां वो महाजनपद थे। तो हमने देख लिया कि मगध कहाँ पे है। अब हम यहाँ देखते हैं, टॉपिक को देखते हैं, मगध को। मगध ढूंढो, हमने ढूंढ लिया मगध को। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। बोला कि लगभग 200 साल के भीतर ही जो मगध था वो मगध एक विशेष महत्वपूर्ण मगध जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियों मगध से होकर बहती हैं। आप अभी पाटलिपुत्र या पटना जाओगे तो देखोगे कि मगध जो सोन नदी होती है और जो गंगा नदी, वो उसके किनारे पर, उसके तट पर गंगा, उसके तट पर पटना बसा हुआ है, पाटलिपुत्र बसा हुआ है। पाटलिपुत्र को ही पटना कहा जाता है। यातायात और जल वितरण जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। बोल रहा है कि यातायात, यातायात मतलब पहले आज की तरह आज हम जितना ज्यादा रोड से ट्रेवल करते हैं, पहले रोड से अधिक रोड पे चलना पड़ता था, क्योंकि गाड़ियां नहीं थी, बैल गाड़ियां नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे, पानी से, पानी में ये पानी से को परिवहन के रूप में यूज करते थे। यातायात, एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो पानी के यूज वो लोग ज्यादा करते थे। मतलब ये जो वाटर का रूट था वो लोग ज्यादा करते थे। जल वितरण, अब जल जब तक नहीं होगा तो किसी भी फसल का उत्पादन नहीं होगा। और जमीन को उपजाऊ बनाने में जो गंगा नदी होती है और जो सोन नदी अपने साथ बरसात के दिनों में, या फिर नदियां अपने साथ बहुत सारे गाद लेके चलती है। तो वो गाद अपने किनारे छोड़ते जाती है, और वो गाद में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, जिस कारण वहां फसल उत्पादन अधिक होता है। मगध, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का एक हिस्सा क्या था, जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में के काम में लगाया जाता था। उस एरिया में बहुत ही अधिक जंगल हुआ करते थे, तो जंगल में हाथी बहुत होते थे। तो उस कारण वहां से हाथी को पकड़ के लाया जाता था और उसे प्रशिक्षित किया जाता था, और उन्हें कहाँ लगाया जाता था, सेना में। आप जानते होंगे कि जो जो मगध का राजा था चंद्रगुप्त, उसने बहुत सारे हाथी को गिफ्ट में दिया था। अब वो उसने किसी गिफ्ट में दिया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। कर हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित कर सेना में के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, लकड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। जंगलों से घर बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए, गाड़ियां बनाने के लिए क्या मिलती थी, लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। आप आज भी देखते होंगे, झारखंड में जाते होंगे तो वहां पे बहुत बड़े लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। अयस्क के खदानें मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक थे। कौन थे, बिंबिसार तथा अजातशत्रु। बोल रहा है मगध के दो शक्तिशाली राजा थे, एक था बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संसाधन अपनाते थे। बोल रहा है कि एक जनपद दूसरे जनपद के क्षेत्र को अपने अधिकार में करना चाहता था, तो ये जो जनपद थे, ये दूसरे जनपद का क्षेत्र को जीतने के लिए, अपने जनपद में मिलाने के लिए वो हर संभव कोशिश करते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। आपने सुना होगा महापद्म नंद के बारे में। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाया। बोल रहा है कि जो उनका क्षेत्र था वो कहाँ तक उसे फैलाया, उत्तर पश्चिम व्यास नदी तक इन्होंने अपना क्षेत्र को फैलाया। बिहार के राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। आज आप देखते हो मगध जो राजगीर है, आप कभी गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे, वहां पे वह एक तीर्थ स्थल भी है। वह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, और वहां पे वह एक पर्यटन स्थल भी है। तो बोल रहा है जो बिहार का राजगीर है, राजगृह, वह आज का राजगीर है, पहले उसे राजगृह बोला जाता था। तो वो मगध साम्राज्य का बहुत अधिक दिनों तक मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी।
बाढ़ में पाटलिपुत्र, आज के पटना को राजधानी बनाया गया। और उसके बाद अब आप ये भी बताइएगा कि मगध राजगृह से पाटलिपुत्र की राजधानी किसने चेंज की। ठीक है, तो पाटलिपुत्र उसे राजधानी बनाया गया और उसे आज जिसे आज पटना बोलते हैं उसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र बोला जाता है। 2300 साल पहले की बात है। 2300 साल पहले मेसिडोनिया के राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। बोल रहा है कि जो मेसिडोनिया का राजा था सिकंदर, वो विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जो मेसिडोनिया का राजा था सिकंदर, वह विश्व विजेता बनना चाहता था। और वह चाहता था कि मैं जब तक उस समय के जो जो अम, जो जो क्षेत्र जानते थे सभी लोग, जो विश्व के रूप में जो क्षेत्र जाना जाता था, जिसे जाना जाता था, क्योंकि उस समय अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय एशिया, यूरोप और अफ्रीका तथा एशिया, यूरोप और अफ्रीका, यही तीन ये कॉन्टिनेंट खोजे गए थे। तो वो तीनों अफ्रीका पे अपना शासन कर चुका था, अफ्रीका को जीत लिया। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र जिसे जाना जाता था उसे जीत चुका था। वो एशिया को जीत चुका था, यूरोप के लगभग अहम आधे हिस्से को जीत चुका था। तो एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ वह भारतीय उपमहाद्वीप के ब्यास नदी थे। और वो भारतीय उपमहाद्वीप जो ब्यास नदी है, अभी आपने देखा था, अभी आप देखिए यहाँ पे, ये इस महाद्वीप, इसमें आप देख सकते हो, यहाँ देखिए, ये झेलम है और यहाँ पे रावी है, सतलज है, सिंधु है और ये काबुल है और यहीं पे ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी है यहाँ। तो यहाँ तक वह इस क्षेत्र को जीतता हुआ वह ब्यास नदी तक पहुंच चुका। अब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा। अब वो चाह रहा था, क्योंकि जो लगभग कुछ ही क्षेत्र बचे थे उसे पूरी तरह से विश्व विजय बनने में, तो उसने चाहा कि हम जो भारतीय प्रायद्वीप है उसमें भी शासन करें, मगध पे और कूच करें। तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। तो उसके सिपाही क्या किए, उन्हें मना कर दिए। वो इस बात से भयभीत से, किस बात से भयभीत से, कि भारत में शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। उसके सैनिक इस बात से बहुत अधिक भयभीत हो गए कि जो भारत है और भारत के पास बहुत बड़ी सेना है, उनके पास न हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, उसके पास रथ है, रथ सैनिक बहुत ज्यादा है और पैदल सैनिक बहुत ज्यादा है। तो इससे जो सिकंदर, जो मैसेडोनिया का राजा था सिकंदर, जिसे जिसने लगभग उस समय के 75% भूमि को अपने कब्जे में कर लिया था, वह भारत को नहीं जीत पाया, क्योंकि उसके सैनिकों ने भारत आने से मना कर दिया। वो ब्यास नदी से उधर ही मूव कर गए। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था ऋग्वेद की सेना और जे इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेना के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? हमने पिछले बार ऋग्वेद में देखा था कि हमने किस प्रकार दोनों सेनाओं में अंतर है। अब हम देखते हैं वज्जी। क्या देखते हैं? वज्जी। तो अभी हमने देखा था वज्जी कहाँ पे है, तो अब ये हम हमारा मैप है और मैप में यहाँ देखिए, जो ये मगध है, यहाँ मगध है और ये वज्जी है, ये जो क्षेत्र है ये वज्जी है। तो वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली शक्तिशाली राज्य बन गया था। मगध क्या बन गया? एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। वज्जी जो है वो अभी आपने देखा उसके नजदीक है। उसकी राजधानी वैशाली थी, जिसे आज हाजीपुर कहा जाता है। उसे वही वैशाली वैशाली उस वज्जी की राजधानी थी। बिहार बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म के शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। वहां का जो शासन व्यवस्था था वो मगध के शासन व्यवस्था से अलग था। उस जिसे
गण या संघ बोला जाता था। उसे क्या बोला जाता था? गण या संघ। गण या संघ में कई शासक होते थे। गण या संघ का मतलब क्या होता है? वहां बहुत सारे एलिट लोग होते थे, जो बहुत सारे संपन्न लोग होते थे, वो सब मिलके शासन जो चलाते थे उसे गण या संघ में कई शासक होते हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बोल रहा है जो वहां जो वज्जी था, वज्जी में बहुत सारे शासक थे, बहुत सारे शासक थे, और सब शासक मिलके क्या करते थे? फैसला लेते थे किसके प्रति क्या करना है, कहाँ आक्रमण करना है, शत्रुओं को कैसे निपटना है, शत्रुओं से क्या निपटना है। वो सभी आपसी सहमति से फैसला लेते थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। जो वज्जी है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, तो ये सब कहाँ से लिया गया है? दीर्घ निकाय से। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इनमें से 2300 साल पहले इसे लिखा गया था। जो ये दीर्घ निकाय है उसे कब लिखा गया है? 2300 साल पहले लिखा गया, 2300 साल पहले लिखा गया। अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री और कर्मकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा, वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़े का सम्मान, समर्थन और उनकी उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे, वजी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलियों, संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पे रोक टोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों के कैसा भिन्न था? कम से कम 3 जनपद है। देखिए, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये दीर्घ निकाय से लिया है। और दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। तो उसमें उनसे, क्योंकि अब उस समय और कोई कुछ साहित्यिक घटना, बहुत सारे साहित्यिक प्रमाण उपस्थित नहीं है, तो ये दीर्घ निकाय जो बौद्ध की है, बौद्ध की जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। तो उसमें वो जो बुद्ध है वो अजात शत्रु को क्या क्या निर्देश देते हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए अब यहाँ देखिए एक और बात कि बोल रहा है कि बज्जी संघ और अन्य महाजनपदों में कैसे में। सबसे पहला तो अंतर यही है कि अन्य जनपदों में एक राजा होते थे और बज्जी में अनेक राजा होते थे। जब एक राजा होगा तो सिर्फ उनका शासन चलेगा, और जब अनेक राजा होंगे तो उनमें क्या होगा? सबकी सहमति से शासन करना पड़ेगा, सबकी सहमति से शासन करना पड़ेगा, सबको सम्मान देना पड़ेगा। तो ये हमारा इनमें सबसे बड़ा अंतर यही था। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। बोल रहा है कई शक्तिशाली इन राजा इन संघों को जीतना, संघ किसको? बज्जी को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उसका राज्य अब के लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। वो है कि बहुत लोग उसे जीतना चाहते थे लेकिन उसे जीत नहीं पाए, और लगभग 1500 साल पहले तक यह शासन चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की। उसके बाद जो गुप्त शासक थे, जो चौथी चौथी शताब्दी में जो गुप्त शासक हुए, उन्होंने गण और संघ पे विजय प्राप्त की, अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा और आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आपको पाठ पढ़ के कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा, और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं अगर सॉल्व होता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।